नमस्कार मित्रों। अलका सराबगी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस एकाग्र में और इस कड़ी में कवि आलोचक रमेश अनुपम जी को सुनेंगे। और रमेश अनुपम जी आज की इस कड़ी में अलका सराबगी के उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए पर बात करेंगे। और खास तौर से वे इस उपन्यास में जो माना कैंप का चित्रण है उसको लेकर अपनी बात रखेंगे। इसके पीछे मित्रों एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है और वह तथ्य स्वयं रमेश अनुपम जी के जीवन के साथ। लगभग 18 वर्ष का एक युवक रमेश अनुपम में पहुंचता है, वहां रह रहे शरणार्थियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसे स्वयं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए बांग्ला भाषा सीखनी पड़ती है। और कई वर्षों तक, जब तक वह कैंप रहा, रमेश अनुपम वहां पढ़ाने का काम करते रहे और उस कैंप में रहते भी रहे। तो स्वयं एक ऐसे व्यक्ति को हम सुनेंगे जो उस कैंप के साथ गहरे जुड़ा हुआ है। और उस माना कैंप की चर्चा इस उपन्यास में की गई है और पूरे विस्तार से की गई है। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं, किस तरह से कुलभूषण माना कैंप पहुंचता है। वो लंबी बात है, कई अंश हैं उसके। एक आध अंश पढ़कर हम सीधे रमेश जी को सुनेंगे कि वे अपने माना कैंप के अनुभवों को किस तरह यहां रखते हैं और फिर इस उपन्यास में वे अनुभव किस तरह से आए हैं और फिर इस बहाने कुलभूषण की बात होगी। इसलिए आज के इस वक्तव्य का जो शीर्षक में उन्होंने सुझाया, रमेश अनुपम जी ने, वह यही सुझाया, माना कैंप में कुलभूषण की तलाश। कुलभूषण तुम्ही कोथाय आछो, कुलभूषण तुम्ही कोथाय आछो, तुम कहां हो। तो मित्रों, पहले इस उपन्यास का एक अंश और फिर रमेश अनुपम को सुनेंगे। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट आरआर में कुलभूषण सीधे ननी गोपाल साहा के पास गया। दादा, मुझे दंडकारण्य भेज दीजिए। इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है। जिनके घर में शरण के लिए गया था, उनके लिए मैं आज गंगा में डूबकर मर गया। ननी गोपाल साहा ने उसे चश्मे के ऊपर से गौर से देखा। उसे इस अजीब से दिखते काले लंबोतरे आदमी से सहानुभूति हुई। उसने कहा, तुम तो किसी लंगड़े आदमी को खोजते घूम रहे थे, अब क्या खुद रिफ्यूजी बनकर रायपुर के माना कैंप जाओगे? कुलभूषण की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कहा, हां, पहले अपने लिए इस धरती पर कोई ठिकाना खोजूंगा, फिर उन्हें भी खोजूंगा। ननी गोपाल ने कहा, तुम्हारी मां को लेकर तुम आए थे, तुम्हारा बाप तो पाकिस्तान में ही है, वहां क्यों नहीं लौट जाते? तुम्हें क्या लगता है दंडकारण्य में रहना आसान होगा? कुलभूषण चुप रहा तो उसने कहा, 5 साल पहले यहाँ के लगभग सारे 100 से ऊपर रिफ्यूजी कैंप बंगाल की सरकार ने बंद कर दिए। कहा कि दंडकारण्य जाओ, वरना सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। कैंप से भागाने के लिए ट्यूबवेल तक बंद कर दिए।
लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, पर जुलूस बनाकर नारे लगाते रहे कि हम बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे, बंगाल में ही रहने की हमें जगह देनी पड़ेगी। बहुत से लोग दंडकारण्य से वापस भाग आए। पानी के देश के लोग सूखी पथरीली धरती पर कैसे रहते? ऊपर से बाघ चीते जब तब किसी को उठाकर ले जाते। मेरी सलाह मानो तो यहीं कोई रास्ता खोलो। कुलभूषण चुप बैठा रहा। ननी गोपाल वापस अपने काम में लग गया। उसने यह नहीं कहा, बाबा उठो यहां से, मुझे अपना काम करने दो। 5 मिनट बाद उसने फाइल से सिर उठाकर कुलभूषण की ओर देखा। कुलभूषण ने कहा, दादा, एक बार तो मैं काले पानी भी चला जाऊंगा, पर न तो बाप के पास पाकिस्तान जाऊंगा, न मां के पास भाई के घर जाऊंगा। मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो गले में पत्थर डालकर गंगा में डूब मरूं, या रायपुर के माना कैंप चला जाऊं। और इस तरह से फिर लंबी उसकी चर्चा हुई है, अलका जी ने की है, और वह कैसे पहुंचता है, और ट्रेन किस किस तरह से जा रही है, और वहां जा रहे यात्रियों के बीच किस तरह का माहौल है, कैसे सभी के चेहरे एक जैसे हैं, क्योंकि सभी ने जीवन की यातना जिस तरह से महसूस की है वह एक जैसी है। कई लोग इधर उधर बिखर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, परिवार के हिस्सों के जो विभिन्न उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के साथ कई हादसे हुए हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। कोई व्यक्ति अपने पिता को ट्रेन में बैठाकर कहीं और चला गया है। तमाम तरह की बीमारियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, और कैसे पूरा वो वर्णन बहुत विस्तार से दारुण रूप में यहाँ पर पहुंचा है। कुलभूषण बार बार उन सब के बीच व्यथित होता है। उसे लगता है कि उन सब के दुख दर्द के आगे तो उसका दर्द कुछ है ही नहीं। जैसे फूल के डंडे, जब इन लोगों की परेशानियों से वह सीधे जूझता है, जुड़ता है, फिर माना कैंप पहुंचता है। उसे बीच में से वह वहां पहुंचता है, और कई और चीजें होती हैं, पुराने पर्स उसको वहां मिलते हैं, तमाम कथाएं हैं। तो आइए इस पर हम विस्तार से इस माना कैंप को लेकर स्वयं रमेश अनुपम जी के अनुभव और इस उपन्यास के संदर्भ दोनों को मिलाकर सुनते हैं। आदरणीय रमेश अनुपम जी को हम यहाँ पर स्क्रीन पर लाते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, आदाब। नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी, नमस्कार। कुलभूषण देखिए का यह नाम क्या, दर्ज कीजिए। जी जी, स्वागत स्वागत। अलका सरावगी का जो नया उपन्यास है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, उसमें शिद्दत के साथ माना कैंप के शरणार्थी शिविर का भी वर्णन है। और ये संयोग है कि 1971 का जो कालखंड है इस उपन्यास में, 1971 में मैं भी वहां माना कैंप में एक प्राथमिक शाला के शिक्षक के रूप में मैंने काम करना शुरू किया था। मेरे ही सामने बंगाली शरणार्थी कोलकाता से ट्रेन से, हवाई जहाज से आ रहे थे, और मैं उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी त्रासदी को, उनकी बेबसी को देख रहा था। तो मुझे लगा कि इस उपन्यास के साथ तो मैं भी कहीं न कहीं खुद को जोड़कर देख रहा हूँ। और मुझे लगा कि शायद मैंने कुलभूषण को भी माना कैंप में डोल की लाइन में खड़े हुए, और भी टेंट में पड़े हुए, या अस्पताल की लाइन में खड़े हुए कहीं देखा होगा, या उन जैसे कई सैकड़ों चेहरों को मैंने माना कैंप के शरणार्थी शिविर में देखा, समझा और महसूस किया होगा। एक मारवाड़ी परिवार में जन्म लेने वाले और कुश्तैया, जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके कुलभूषण जैन
अपने एक परिचित मित्र अनिल मुखर्जी की तलाश में, जिसका जिक्र एक लंगड़े व्यक्ति के रूप में हुआ है, माना पहुंचते हैं। माना कैंप जो रायपुर के पास जो शरणार्थियों का सबसे बड़ा कैंप था, और उस अनिल मुखर्जी की तलाश में पहुंचने से पहले स्वयं का नाम भी बदल लेते हैं। कुलभूषण जैन अब कुलभूषण जैन नहीं है, बल्कि गोपाल चंद्र दास, पिता कृपामय दास है। जिला कुष्टिया ही है जो उनका अपना जिला है। और उसकी तलाश में किस तरह ट्रेन में बैठकर तमाम लोगों की भीड़ में, जो सारे लोग अपना देश, अपना वतन, अपनी जमीन, अपनी नदी, अपना जंगल, अपने पेड़ छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण ले रहे हैं, उनकी भीड़ में कुलभूषण जैन जैसा एक चरित्र भी है, जो देख रहा है कि शरणार्थियों को किन किन आपदाओं से, विपदाओं से, त्रासदियों से गुजरना पड़ता है। कुलभूषण को जरूरत नहीं थी, वह एक अच्छे परिवार का नवयुवक था। उसे ना गोपाल चंद्र दास होने की जरूरत थी, ना अनिल मुखर्जी जैसे अपने एक मित्र की तलाश में माना कैंप आने की जरूरत थी। लेकिन एक बेहद सुंदर चरित्र है वह, जिसे हम कह सकते हैं कि वह अ, मानवता का एक प्रतीक है। और इस तरह वह जब ट्रेन के रास्ते माना कैंप पहुंचता रहता है, तो देखता है जोगिन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति का जो बेटा है निताई, अपने पिता को छोड़कर कहीं चला जाता है। उसे अपने पिता जोगिन की चिंता नहीं है, जो वृद्ध व्यक्ति है, जिसे वे ईस्ट पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आ रहा है। निताई कहीं चला जाता है। जोगिन असहाय चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कौन उसकी सहायता करेगा, कौन है, बेटा तो निताई चला गया। और ऐसे में हम देखते हैं कुलभूषण जैन उस जोगिन नामक वृद्ध की सहायता करते हैं और उसे अपने साथ लेकर रायपुर से माना कैंप तक ट्रक में बैठाकर लाते हैं। और 1971 में जो माना कैंप का जो स्वरूप था, मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही त्रासदीपूर्ण स्वरूप था। लाखों की संख्या में लोग ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आ रहे थे, और कोलकाता के रास्ते फिर वो माना कैंप पहुंचाए जा रहे थे। और मुझे मालूम है माना कैंप और नवागांव कैंप और कुरुद कैंप, इन तीनों कैंपों में मिला के लगभग 1 लाख शरणार्थी यहाँ रह रहे थे, टेंटों में रह रहे थे। उनके लिए कोई सुविधाजनक कोई जगह नहीं थी। डोल के लिए लंबी लंबी लाइन में लगा करते थे। अस्पताल में अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी। सबके चेहरे में बेबसी, त्रासदी आप आराम से पढ़ सकते थे। मैंने ये भी देखा है कि जो शरणार्थी आ रहे थे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से या ईस्ट बंगाल से, वो सैकड़ों की संख्या में मर भी रहे थे, और सैकड़ों की संख्या में उनकी चिताएं भी जलाई जा रही थी। वो बड़ा इतना दारुण दृश्य था वो, इसे देखकर रूह कांप जाती थी कि शरणार्थी आ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिन से भूखे प्यासे, बीमार, थके हुए। बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे माना कैंप पहुंचकर, और उनकी सामूहिक चिता जलाई जाती थी। कुलभूषण शायद इन सब में एक खुश नसीब व्यक्ति था, जो मृत्यु से बच गया, बीमारी से बच गया, और जो आखिर में हम देखते हैं मलकानगिरी जो उड़ीसा में कैंप है। माना कैंप एक ट्रांजिट कैंप था, जहाँ से बंगाली शरणार्थियों को उड़ीसा के मलकानगिरी में शिफ्ट किया जाता था। बस्तर के पखांजूर में भी शिफ्ट किया गया, और फिर उड़ीसा के मलकानगिरी में शिफ्ट किया गया। तो कुलभूषण को मलकानगिरी शिफ्ट किया गया, लेकिन उससे पहले माना कैंप में उससे उसका उसे एक मित्र भी मिल जाते हैं। और जब वो लगा रहता है लाइन में, जब वो आते हैं माना कैंप में और फिर से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, नाम लिखाना है, तो वहाँ उनका एक पुराना मित्र जो फरीदपुर का है, रमाकांत मंडल मिल जाता है।
और रमाकांत मंडल को कुलभूषण पहचान लेते हैं और कुलभूषण कहता है, अरे रमाकांत मंडल तुम यहाँ मिल गए। रमाकांत मंडल को भी अच्छा लगता है, फरीदपुर का है, कि यहाँ मुझे कुलभूषण मिल गया। कुलभूषण बताता है कि मैंने अपना नाम बदल लिया है, मैं गोपाल चंद्र दास होके एक शरणार्थी के रूप में माना कैंप आया हूँ। रमाकांत मंडल भी एक अनोखा शरणार्थी चरित्र है, जिसका एक बेटा है अर्जुन, जो ढाबे में शराब बेचता है, शराब ला ला के। उसकी छोटी बेटी है ललिता, जो जवान नहीं हुई है, लेकिन लोग उनका, उस लड़की का, ललिता का किस तरह से दैहिक शोषण करने की कोशिश करते हैं, उसको तरह-तरह के प्रलोभन देकर। ये सब, और किस तरह से रमाकांत मंडल की पत्नी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, ये सारा चित्रण अलका सरावगी ने इतनी संजीदगी और इतना विस्तार पूर्वक और इतना सुंदर किया है कि मुझे लगता है जैसे वो खुद मानकिक में आके रह के इन सारे दृश्यों को देखती रही है। मैंने तो खुद देखा है कि रमाकांत मंडल जैसे चरित्र, अर्जुन जैसे चरित्र, ललिता जैसे चरित्र माना में मैंने खूब देखा है, सचिव देखा है। नाम उनके बदल सकते हैं, श्यामली हो सकती है, फाल्गुनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आरती हो सकती है, संध्या हो सकती है। और ललिता जैसे असंख्य चरित्रों को मैंने देखा है, जो अपनी बेबसी के कारण, जो अपनी गरीबी के कारण, जो अपनी त्रासदी के कारण कम उम्र में ही अपना देह बेचने के लिए विवश होती रही। तो इस तरह का पूरा माना कैंप का चित्रण और शरणार्थियों का जीवन किस तरह से, एक तो अपनी जमीन, अपना घर, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के आ गए। इसलिए कई बार इस उपन्यास में इन चरित्रों ने अपनी गोराई और पद्मा नदी का जिक्र किया है, जो उनको बार बार याद आती है। क्या एक गोराई नदी हुआ करती थी, एक पद्मा नदी हुआ करती थी, जिसमें वो नहाते थे, तैरते थे। ये सब बाउल की याद आती है उनको। और जो लालन शाह फकीर है, जो सबसे बड़े फकीर हुए, उनकी याद आती है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की याद आती है। और उसमें अलका सरावगी ने ऋत्विक घटक की फिल्म मेघे ढाका तारा का भी जिक्र किया है, जिसमें एक शरणार्थी लड़की नायिका है और जो अपने परिवार के खातिर मर खप जाती है। तो इस तरह से आप अगर देखें इस उपन्यास को, तो यह पूरा का पूरा उपन्यास कुलभूषण जैन के बहाने विस्थापित शरणार्थियों के जीवन की गाथा को उजागर करने वाला, सामने लाने वाला, एक नए दृष्टिकोण से रखने वाला उपन्यास साबित होता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह से हमारा नायक कुलभूषण जैन उर्फ गोपाल चंद्र दास माना कैंप से, माना कैंप में डोल मिला कर, आज मिला करते थे, वो अलग ट्रेजेडी है कि किस तरह से अनाज मिलते थे, किस तरह से उनको पैसा मिलता था हर 10 दिन में, जिसको डोल कहा जाता है, जिसका जिक्र बहुत शिद्दत के साथ अलका जी ने अपने इस उपन्यास में किया है। मैं उस डोल का भी साक्षी रहा हूँ कि किस तरह से वो डोल के लिए लाइन में खड़े होते थे, किस तरह का वो चावल लेके आते थे वहां से, जो चावल शायद पशु भी ना खा पाए। वो सब उनकी बेबसी, उनकी दारुण स्थिति, उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी, सब माना कैंप के बहाने जो अलका जी ने लिखा है, वो बहुत सच है। इसमें कहीं कोई कल्पना नहीं है, कहीं कोई अवास्तविक चित्रण नहीं है। जो मैंने देखा, मैं तो 1971 से लेकर 1980 तक, इन 10 वर्षों तक मैं माना कैंप के शरणार्थी शिविर में रहा हूँ, और मैंने शरणार्थियों के जीवन को नजदीक से देखा है। तो हमारा जो नायक है कुलभूषण जैन उर्फ गोपाल चंद्र दास, उनको, शरणार्थियों को, उनके साथ जो शरणार्थी आए थे उनको उड़ीसा के मलकानगिरी में शिफ्ट किया जाता है। उनको जमीन दी जाती है, 7 एकड़, उनको घर बना के दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप यहाँ रहेंगे अब स्थायी तौर पर। लेकिन हमारा जो नायक है कुलभूषण उर्फ गोपाल चंद्र दास, मलकानगिरी से छिप कर जैसे तैसे वापस फिर से रायपुर पहुंचता है। उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। मैं तो कुलभूषण की तलाश माना में कर रहा था, लेकिन कुलभूषण की तलाश तो अनिल मुखर्जी थी।
अनिल मुखर्जी की वो तलाश कर रहे थे और इस तरह वो मल्कानगिरी से छिपते हुए, भागते हुए जैसे-तैसे रायपुर पहुँचते हैं और रायपुर में वो टिकट लेके वापस फिर कोलकाता जाना चाहते हैं, क्योंकि अनिल मुखर्जी उनको यहाँ नहीं मिला। हो सकता है कोलकाता में कहीं उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। तो जब टिकट के लिए वो काउंटर पर खड़े होते हैं, तो जो टिकट बाबू है, जो बैठा हुआ है सामने लड़का नवयुवक, वो और कोई नहीं, श्रीकांत है, जो अनिल मुखर्जी का बेटा है, उसकी तलाश कर रहे थे। श्रीकांत उसको पहचान जाता है जब ये टिकट के लिए हाथ बढ़ाते हैं। कुलभूषण जैन उर्फ गोपाल चंद्र दास हमारे इस उपन्यास का प्रमुख किरदार, मुख्य चरित्र। और श्रीकांत कहता है कि आपने भूषण, आप भूषण हैं, कुलभूषण है। तो वो कहता है, अरे तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो वो कहता है कि मैं अनिल मुखर्जी का बेटा हूँ। अब आप देखिए, ये वापस माना कैंप से, मल्कानगिरी से, सब जगह से हार कर, थक कर वापस जा रहे हैं, जब कोलकाता के मतलब रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और काउंटर पर टिकट लेने वाले हैं कोलकाता की, कोलकाता जाने वाली ट्रेन। ऐसे में एक नवयुवक जो काउंटर पर बैठा हुआ है, टिकट काउंटर पर, वो उससे कहता है, आप भूषण है, आपकी भूषण, आपकी कुलभूषण। और कहता है कि मैं अनिल मुखर्जी का बेटा हूँ, जिसकी तलाश में कुलभूषण नाम बदलकर शरणार्थी बनकर माना कैंप और मल्कानगिरी में भटक रहे हैं। तो श्रीकांत से मिलकर खुश होता है और श्रीकांत से पूछता है कि भाई अनिल मुखर्जी का क्या हाल है, कैसे है अनिल मुखर्जी? तब बताता है श्रीकांत की वो न किसी से बात करने की स्थिति में है, न किसी को पहचानते हैं। वो एकदम असहाय स्थिति में बिस्तर पर मृत प्राय पड़े हुए हैं। फिर अपनी बहन के बारे में बताता है कि उसकी बहन के साथ क्या-क्या हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, और इसलिए वो किसी भी अ, व्यक्ति को देखकर जिसका संबंध ईस्ट पाकिस्तान से, वो डर जाती है, घबरा जाती है। अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई है, जो सदमा उसको ईस्ट पाकिस्तान में, कुश्तैया में भोगने के लिए जिस मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरह से कुलभूषण के बहाने बहुत सारे प्रश्नों को अलका सरावगी अपने इस उपन्यास में उठाती है। पहली बार तो बंगाली शरणार्थियों के जीवन पर मुझे नहीं बनी। तो एक बंगाली शरणार्थियों के जीवन को लेकर एक ऐसे किरदार को रचकर, जो स्वयं बंगाली नहीं है, लेकिन अपने बंगाली मित्र की तलाश में, अपने बांग्ला भाषी मित्र जो जिसका संबंध जो है कुश्तैया जिले से है, उसकी तलाश में गोपाल चंद्र दास बनकर और तमाम तरह की विपदाओं को और त्रासदी को और यातना को सहते हुए रायपुर और माना कैंप की यात्रा करना, फिर उमरकोट, मल्कानगिरी की यात्रा करना, एक अद्भुत किरदार की रचना अलका सरावगी ने की है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, और शायद मैं कहूँगा उसके बाद फिर मैं माना कैंप में लौटूँगा, कि एक ऐसे समय में जब एनआरसी की बात हो रही है, हमसे हमारी पहचान जब माँगी जा रही है कि आप अपना पहचान बताइए, कि आप इस देश के मूल नागरिक हैं कि नहीं, या आपको इस देश में रहने का अधिकार दिया जाए या नहीं। एक मारवाड़ी कुल का कुलभूषण जैन बांग्ला भाषी बनकर, बांग्ला का एक किरदार बनकर अपने मित्र की तलाश करता हुआ किस तरह से यहाँ से वहाँ भटक रहा है, ये क्या है? ये बताता है कि मानवता शेष नहीं। और इस तरह से हम किसी व्यक्ति को इस तरह से, उसकी पहचान को इस तरह से करके हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नागरिक है कि नहीं है, ये हमारे राष्ट्र में रहने लायक है कि नहीं है। मुझे लगता है कि इसका जवाब, माकूल जवाब, शानदार जवाब अलका जी ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से बखूबी दिया है कि एनआरसी की आप बात करते हैं, क्या है एनआरसी? इस देश में जो भी रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, ये देश उनका है। एक ये बात। दूसरी बात, विस्थापितों के दर्द को जिस तरह से अलका सरावगी जी ने अपने इस उपन्यास में घेरा है,
जिस तरह से चित्रित किया है, मैं पढ़ते हुए हैरान रह गया था कि माना कैंप का इतना सजीव चित्रण, यह शरणार्थी किस तरह से ट्रकों में लाए जा रहे हैं, किस तरह से ट्रक ड्राइवर जो है सरदार ट्रक को चला रहा है कि जैसे वो भेड़ बकरियों को ला रहा है, इंसान को भर के ला रहा है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। उसके लिए तो ट्रक में भर भर कर जिसको ला रहा है रायपुर से माना कैंप, वो भेड़ बकरियों की तरह है। उनके दुख दर्द से कोई लेना देना उसको नहीं है। उसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, अशक्त भी हैं। पर जिस तरह से वो भर भर के ट्रकों में ला रहा है और जिस तरह से ट्रकों से उनको उतारा जा रहा है, ये दृश्य तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा माना कैंप में जो रह रहा था उस समय 1971, वो देख रहा था और महसूस कर रहा था कि ये हम शायद इन्हें मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, मनुष्य से दोयम दर्जे का कोई पशु समझ रहे हैं। इन सब बातों को अलका जी ने बहुत गंभीरता के साथ लिखा है और मुझे ताज्जुब होता है कि 1971 के इस दृश्य को अलका जी ने किस तरह से देखा होगा, किस तरह से समझा होगा, किस तरह से महसूस किया होगा। और फिर डोल के लिए लंबी-लंबी लाइन लग रही है। किस तरह शरणार्थी जो आ रहे थे 71 में, किस तरह के दुःख से, पीड़ा से, त्रासदी से गुज़र रहे थे। किस तरह से लोग जो हैं माना कि उनके आस-पास रहने वाले शहरी लोग, पैसे वाले लोग, उनका हर तरह से शोषण कर रहे थे। चाहे मज़दूरी के रूप में हो, चाहे लड़कियों के यौन शोषण के रूप में हो। बहुत बुरी स्थिति थी और मुझे लग रहा था कि जो अपने देश को छोड़कर अपना वतन छोड़कर, अपनी तमाम संस्कृति को, परंपरा को छोड़कर एक ऐसी जगह में शरण ले रहे हैं, जहाँ उन्हें शरण तो जैसे-तैसे मिल रहा है, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। मनुष्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है। उन्हें अलग रूप में देखा जा रहा है कि ये तो हैं, आए हैं और ये तो हमारे रहमो-करम पर ज़िंदा रहेंगे और हम हैं तो इसलिए रहम-करम कर रहे हैं। तो वो जो पूरी ट्रेजेडी है माना कि इसकी असंख्य यादें मेरे ज़ेहन में हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, बहुत सारे चित्र हैं, जिसे मैं इस उपन्यास में देख रहा था कि मैंने जो अपने जीवन में देखा है, भोगा है, समझा है, वो सब का सब जैसे कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, मैं अलका सरावगी भी दर्ज करती चली जा रही। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी का एक ऐसा उपन्यास है, एक ऐसा अद्भुत आख्यान है, जिस पहली बार बंगाली शरणार्थियों की पीड़ा को, उनके विस्थापन होने के दर्द को, उनके अपनी नदियों से, अपने जंगल से, अपने शहर से, अपनी संस्कृति से पृथक होने की पीड़ा को अलका सरावगी ने बहुत ईमानदारी के साथ और गंभीरता के साथ चित्रित किया है और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का उल्लेख किया है। गौराई नदी का उल्लेख कई बार आता है, लालन शाह फकीर का उल्लेख कई बार आता है, बाउल का उल्लेख कई बार आता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का उल्लेख भी आता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर किस तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, वो अपना कवि नहीं मानते हैं, अपना लेखक नहीं मानते हैं। गोरा का भी जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो उपन्यास है, गोरा से भी एक उद्धरण इसमें उद्धृत किया है अलका जी। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में पहली बार अलका सरावगी ने बंगाली शरणार्थियों की पीड़ा को, उनके विस्थापन को, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है या हो रहा था या उनके जीवन में जो कुछ भी संघर्ष था, जो पीड़ा थी, उसको अलका सरावगी ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से बखूबी चित्रित किया है। और मैं इसको पढ़ते हुए फिर अर्पण कुमार जी से भी एक लंबी चिट्ठी की। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं फिर से 1971 के माना कैंप के परिवेश में चला गया था, जहाँ मैं एक प्राथमिक शाला का शिक्षक हुआ करता था और मेरी ज़िम्मेदारी थी उन शरणार्थी बच्चों को पढ़ाने की, जो ना हिंदी समझते थे, ना अंग्रेजी समझते थे।
जो भूखे पेट आते थे, जिनके पास पर्याप्त वस्त्र तक नहीं होते थे, हाँ, हाँ, किताब और स्लेट तो सरकार उनको करवा। मेरी इस बात नौकरी मेरे जैसे शिक्षकों की नौकरी ही इस शर्त के साथ लगी थी कि हमें 6 महीने के भीतर बांग्ला सीखनी है, नहीं तो हम शरणार्थी बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि शरणार्थी बच्चों को बांग्ला बांग्ला कुछ है, कुछ नहीं आती है, ना वो हिंदी समझते हैं ना कुछ समझते हैं। तो फिर बांग्ला सीखना, फिर उनकी संस्कृति को जानना, उनके साहित्य को जानना, उनकी पीड़ा को समझना, उनके साथ बहुत दूर तक ईस्ट बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान की शेयर करना, उनकी यादों, उन बच्चों की आंखों में कुश्तैया, गोरई और पद्मा नदी को देखना, ये सब अद्भुत मुझे लगता था। और उनके दुख को समझना कि किस दुख और किस परेशानी और किस पीड़ा के साथ एक ऐसी जगह में वो आए हुए हैं जो उनकी अपनी जगह नहीं है, और जिससे हम ये मान कर चल रहे थे ये। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि माना कैंप में रहते रहते न जाने मैं कितने कुलभूषण जैन से मिला होऊंगा, उनके दुख को, उनके दर्द को मैंने देखा होगा। इसी तरह और भी अनिल मुखर्जी जैसे लोग, जोगेन जो आते हैं वो तो उनकी आते ही मृत्यु हो जाती है, माना के उनकी भी चिता जलाई जाती है। रमाकांत मंडल जैसे लोग, पता नहीं इस तरह के कितने सारे, सुभाष अ, दास जैसे लोग, न जाने कितने सारे चरित्रों को मैंने माना के में रहते रहते उन 10 सालों में नजदीक से देखा होगा, जाना होगा। उनके साथ मैंने कई बातें शेयर की होगी, और मैंने शायद अपने तय समझाने की कोशिश भी की होगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग उन्हें शरणार्थी मानते हैं और उनसे घृणा करते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं। मैंने शायद यह विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उनको मनुष्य मानते हैं और मानते हैं कि विस्थापन की पीड़ा का शिकार तो कोई भी मनुष्य हो सकता है जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं। और वह ऐसा दौर था। कुछ और भी जिक्र इस उपन्यास में अलका जी ने किया है कि मुक्ति वाहिनी का जिक्र है, इसमें उल्लेख है। मुक्ति वाहिनी जो एक गोरिल्ला संगठन था बंगालियों का, जो अ, ईस्ट पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बांग्लादेश की निर्माण की एक कल्पना कर रहे थे कि हम ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश जैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो अपना राष्ट्र होगा, जहाँ किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई हम पर जुल्म या अत्याचार नहीं करेगा, हमारी संस्कृति पर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक बांग्लादेश का उदय होना बाकी था। और हमने देखा है 1971 में किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अवामी लीग के नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान के प्रधान नेतृत्व में बांग्लादेश का उदय होता है और एक एक नया देश आकार लेता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम बांग्लादेश है। लेकिन सवाल एक और है, क्या जो शरणार्थी विस्थापित होकर माना कैंप में, मलकानगिरी में, पखानजुर में, उमरकोट में और भी जगह बसाए गए थे, क्या वो वापस अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपनी नदियों के पास, अपने पेड़ों के पास पहुंचते? उनका इतना सौभाग्य नहीं था कि वे अपने देश, अपने मुल्क, अपनी जमीन
और अपनी नदी के पास वापस लौट सके। ये यहीं के होकर रहे हैं। अपना देश उन्हें भूल जाना पड़ा, अपनी जमीन, अपनी नदी उन्हें भूल जाना पड़ा। एक नई दुनिया में, एक नए देश में देश को उन्हें स्वीकार करना पड़ा, जो उनका अपना, जो उनकी कल्पनाओं और सपनों का देश भी नहीं। तो आप देखिए कि बांग्लादेश 1971 में बन जाने के पश्चात भी, अवामी लीग की सरकार के स्थापित हो जाने के बाद भी, मुक्ति वाहिनी की लड़ाई सफल हो जाने के बाद भी, ये लाखों करोड़ों की संख्या में आए हुए बंगाली शरणार्थी अपने देश नहीं जा सके। गोराई को, पद्मा को और तमाम कृष्णैया को और भी अनेक जगहों को वो केवल अपनी स्मृतियों में याद, जो देश जो उनके लिए है, यही उनके लिए शरण स्थली है। तो मैं इस सुंदर उपन्यास के लिए, एक अलग तरह के उपन्यास के लिए, बंगाली विस्थापित लोगों के जीवन को, उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनकी बेबसी, उनके संघर्ष को उजागर करने के लिए और अलका सरावगी को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी के पाठक इस उपन्यास को जरूर पढ़ेंगे और अलका सरावगी को एक नए रूप में देखकर चकित भी होंगे। धन्यवाद। जी शुक्रिया रमेश जी, शुक्रिया। जी जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और जब आप माना कैंप में आए थे रायपुर में, तब आप, जी क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए, आप कुछ बोलिए फिर मैं बोलूंगा। हाँ, आप कुछ कहिए। कहता हूं, जब आप रायपुर के माना कैंप में आए तब 18 वर्ष के थे। वहीं आप प्राइमरी स्कूल में शरणार्थियों के बच्चों को पढ़ाते हुए स्वयं भी बड़े हो रहे थे उनके साथ। और आप अपने करियर में या अपनी इच्छा से, अपने स्वभाव से आगे की पढ़ाई भी कर रहे थे। और अंततः चूंकि वह एक ट्रांजिट कैंप था, उसे डिसमेंटल होना था, वह होता है। और उसकी भी चर्चा यहाँ है कि किस तरह से कुछ लोग उसमें यह सोचते हैं कि यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, कि यहाँ जैसे एक जगह आता है कि यहाँ रायपुर शहर में हम लोग गांव से चावल लाकर महाजन की गदियों में देकर 10-20 रुपए कमा लेते थे, सिनेमा देख लेते थे। अब जंगल में वनवास मिल रहा है और ये लोग पागल की तरह खुशियां मना रहे हैं। तो दोनों ही तरह के अनुभव थे। जी, जी दोनों ही तरह के अनुभव थे। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि अपना जी घर मिलेगा मलकानगिरी में, और जी वहां कुछ जी अच्छी व्यवस्था होगी, संभवतः इस कैंप से जी 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 राहत मिलेगी। जी और क्योंकि आप भी तब तक बड़े हो गए, 18 से 28 तक पहुंच गए माना कैंप के डिसमेंटल जी होते होते, तो उसकी भी जी चर्चा इस उपन्यास में भी है। आप भी अपनी जी ओर जी से उसमें कुछ बताएं कि उस समय जब जी कैंप हटने लगा, खाली होने लगे लोग, और ट्रकों से सामान जाने लगे, और इस तरह के परस्पर विचार आ रहे थे। कुछ लोग समर्थन में थे, जी कुछ जी लोग विरोध कर रहे थे। जी जी क्योंकि जो विरोध कर रहे थे वे कहीं ना कहीं उस रायपुर के माना कैंप में जमने लगे थे। छोटे मोटे व्यवसाय जिसकी आपने जी जी चर्चा की, करने लगे थे, जी कुछ रुपए कमाने जी लगे थे। इसको लेकर कुछ कहें रमेश जी। जी जी बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा मैं। देखिए, जब शरणार्थी जब आए ईस्ट पाकिस्तान से, और माना कि तो उसके लिए, उनके लिए बहुत एक अलग तरह की जगह थी जिसको जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन जब माना कैंप आकर रहने लगे, और रायपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर माना कैंप है, और रायपुर एक बड़ा शहर है जहाँ ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, हर तरह की चीजें हैं। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने लगे। ये मैंने देखा है खुद अपने जीवन में। बसें हैं, कोलकाता जाने के लिए ट्रेन है, सीधे सीधे हावड़ा।
तो बहुत सारी सुविधाएँ थी और उनको लगने लगा था कि चलिए हम मानाके में रहेंगे। अब उसके बाद ये कहा जाए कि नहीं आपको तो यहाँ नहीं रहना है, आपको कहीं और जाना है, आपको तो पखांजूर जाना है, आपको तो मल्कानगिरी जाना है, जहाँ रायपुर जैसी कोई सुविधा नहीं है। आप 10 किलोमीटर माना कैंप से रायपुर पहुँचते हैं और हावड़ा की टिकट कटा के आप केलकटा पहुँच जाते हैं। या वहाँ टॉकीज़ है, वहाँ एक बड़ा शहर है, दुकान है, रोज़गार के अनेक स्रोत हैं। माना कैंप के अनेक सारे मज़दूरों को मैंने काम करते हुए रायपुर में देखा है, जिनकी ज़िंदगी डोल से नहीं चल सकती थी, मज़दूरी भी करते थे। तो रायपुर शहर में इतनी काबिलियत थी उस शहर में कि वो रोज़गार भी देती थी वो शहर और सब चीज़ें थी उसमें। लेकिन अब जो है आपको मल्कानगिरी जैसी जगह में जाना है जो बहुत ही इंटीरियर है, बहुत ही दूरस्थ है, जहाँ किसी तरह का कोई रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, कॉलेज की कोई गारंटी नहीं है, काम की कोई गारंटी नहीं है, हावड़ा जाने वाली ट्रेन की कोई गारंटी नहीं है, बसों की कोई सुविधा नहीं है। तो वो जो उनको पीड़ा जो हो रही थी इस सब से, वह भी एक अलग तरह की पीड़ा थी कि माना कि हम तो रह रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने जैसे-तैसे इसको स्वीकार कर लिया है और फिर हमें छोड़ के जाना है। तो मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा था उनको भी पता लगा कि मैं जिसको पहली में पढ़ाया दूसरी में कहीं और चला गया, दूसरी में पढ़ाया वो चौथी में कहीं और चला गया। तो बच्चे घूम रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें, ये सारी त्रासदियाँ, ये सारी पीड़ाएँ, ये सारी बेबसियाँ उनके हिस्से में शामिल थी। उन्हें नहीं मालूम था कि हम माना कैंप में कितने दिन रहेंगे और कितने दिनों बाद हमें यहाँ से भी कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें माना कैंप के शरणार्थियों में मुझे दिखाई दे रही थी, उनकी पीड़ा और जब उनको ले जाया जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। ना विद्रोह कर पाते थे, ना विरोध कर पाते थे, ना कुछ कर पाते थे। उनको मजबूर होके जाना ही पड़ता था अंततः। तो ये सारी चीज़ें भी मैं देख रहा था। फिर मैंने एक और बहुत दृश्य देखा अर्पण कुमार जी जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इस उपन्यास में नहीं है। 78 के आसपास सेवन हाँ, शायद 1978 के आसपास वहाँ एक समिति बनी थी, उद्वस्तु उन्नयनशील समिति और उन लोगों ने एक झूठा सपना दिखाया कि सुंदरबन में हम सबको जगह दिलाएँगे, जितने शरणार्थी हैं और जो जाना चाहते हैं सुंदरबन। तो उद्वस्तु उन्नयनशील समिति के चक्कर में आके उनके प्रलोभन में आके अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी जमा पूंजी थी, खाट था, कुर्सी थी और भी टेबल था, मुर्गियाँ थी, बकरे थे, सबको बेचकर उद्वस्तु उन्नयनशील के नेतृत्व तले ये सुंदरवन की ओर रवाना हो गए सब लोग अपना बेच के। और परिणाम ये हुआ कि ये सुंदरवन तो पहुँच ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत आगे गए, कुछ किलोमीटर तक गए, 100 डेढ़ 200 किलोमीटर तक और गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार कर लिए के बाद जब वो माना कि वापस लौटते हैं, तो सारा कुछ तो बेच कर जा चुके थे वो लोग। तो ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी माना कैंप के विस्थापित जो थे, शरणार्थी जो थे, उन्हें भोगनी पड़ी थी। ये मैंने खुद देखा था सुंदरवन जाने के नाम से। किस तरह से अपना सब कुछ बेचकर जा रहे हैं कि सुंदरवन में हमको जगह मिलेगी, हम अपनी भूमि में रहेंगे। चलिए ईस्ट बंगाल नहीं तो वेस्ट बंगाल ही सही, ये था। तो इस तरह की अनेक ट्रेजेडी से, अनेक त्रासदी से, अनेक तरह की मुश्किलों से माना कैंप के शरणार्थियों का जीवन जो है, वो भरा हुआ था। मैं सोचता हूँ इतने पहलू हैं इसके कि हर पहलू को देखना, हर पहलू को नोट करके काव्य लिखने जैसे काम हो जाएगा। तो इस तरह से अ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जो विस्थापन से लेकर फिर विस्थापन इस तरह का कि इस तरह की जो पीड़ा है, ये बंगाली शरणार्थियों को और आज भी मैं पहाड़ गया, मैं और भी जगह जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आज भी वो जो पीड़ा है, अपनी ज़मीन से बिछड़ने का, अपनी नदी से बिछोड़ने का, अपनी संस्कृति से बिछोड़ने का, अपने भटियाली से, बाउल से, लालन शाह फ़कीर से, ये सब से बिछोड़ने की पीड़ा बहुत उनके अंदर कहीं महसूसती है। बहुत उनको एक मलाल होता है कि हम सारी चीज़ों से जो हमारी एक बहुत ही गज़ब की संस्कृति थी, उससे हम अलग हटकर एक ऐसी जगह में आ गए हैं जहाँ हमारी संस्कृति का कोई नामो-निशान नहीं। तो ये बहुत सारी पीड़ाएँ, बहुत सारी त्रासदियाँ, बहुत सारी बेइज्जती देखने को मिलती हैं और अभी
भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत खुश है दिल से। अब बस इतनी ही बात कहना चाहता था। और मुझे खुद मैं अगर वहाँ नहीं होता, उस शरणार्थी शिविर ने मुझे इतना दिया कि मैंने बांग्ला भाषा सीखी, बांग्ला साहित्य, बांग्ला कल्चर, बांग्ला म्यूजिक, रविंद्र संगीत, भटियाली, रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ा, शरद को पढ़ा, जीवनानंद दास को पढ़ा, सुकांत भट्टाचार्य को पढ़ा। इतना सब पढ़ने का मुझे जो मौका मिला, वो शायद माना कैंप में रहने के कारण मिला। तो मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये बड़ा उपकार है उस शरणार्थी कैंप का, उस शरणार्थी शिविर का, जहाँ मुझे पढ़ने। जी, रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अभी शायद अलका जी ने कुछ लिखा, अलका जी ने शायद लिखा कि सुंदरवन पहुंचने से पहले क्या हाँ, गोली वो चलाई वह गई। कमेंट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अभी एक आ रहा था उसमें सुंदरवन के कि पास, सुंदरवन, जी हाँ पढ़िए। जी जी सुंदरवन के पास जो जगह थी वहां इन शरणार्थियों पर हाँ, पुलिस ने गोली गोली चलाई चलाई। अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की किताब में उसका वर्णन हाँ, है। पुलिस ने गोली चलाई, अमिताभ घोष की किताब में उसका वर्णन है। वही मैं जो बता रहा था उद्वस्तशील उन्नयन समिति का। जी 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 जी, अलका सरावगी जी ने भी अभी लिखा है, अभी भेजा है। जी जी, तो बहरहाल बहुत सुंदर उपन्यास है, जिसके लिए हमें हम सबको अलका सरावगी जी को बधाई देनी चाहिए। जी। और हमारे साथ मदन आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। वो उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है कि उस दौर में हुए विस्थापन को हम लोगों ने भी देखा है। हाँ परलकोट, अमरकोट, मलकानगिरी आदि स्थानों में विस्थापित लोगों हाँ की पीड़ा पर रमेश जी ने गहरी भावात्मकता से अपने विचार रखे हैं। आपके लिए उनकी यह प्रतिक्रिया है, मदन हाँ, आचार्य मदन आचार्य ने जी। जी, लिखा। जी 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 हमारे साथ चंद्र चंद्रकला सिंह जी, संजीव बख्शी जी, जितेश्वरी साहू जी, संजीव बख्शी जी, विजया सती, मृत्युंजय द्विवेदी, नताशा जी, बलवंत कौर, पूजा कुमार, अंशुमति और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मित्रों, अब हम लोग इस कड़ी में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक अंतिम बात रमेश जी से यह भी करना चाहूंगा आप सभी के लिए, वह यह कि रमेश अनुपम जी के और अलका सरावगी जी के बीच पत्राचार भी काफी हुआ है। तो उस हालांकि अलग अलग जगहों पर रहते हुए और लगातार घर बदलते हुए रमेश जी के पास अब शायद वे पत्र अभी नहीं है उपलब्ध, मगर अलका सरावगी जी के पास रमेश जी के लिखे कुछ पत्र हैं। वह कभी किसी मौके पर हम उसे भी दिखलाएंगे, तो उन दिनों के कुछ अनुभवों को कुछ याद करें, पत्राचार के उन दिनों के अनुभवों को, और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। रमेश जी। देखिए, जब अलका जी का जो पहला उपन्यास था कलिकथा वाया बाईपास, तो मैं पढ़कर चकित हो गया था मैं कि इतना सुंदर उपन्यास, और अलका सरावगी जैसा बिल्कुल एक नया नाम और पहला उपन्यास और इतना अद्भुत। तो मैंने अलका जी को पत्र लिखा। मैं बहुत अद्भुत लगा, मुझे अद्भुत उपन्यास था, पढ़ता तो खूब था मैं, और मुझे जो अच्छा लगता था मैं उसकी तारीफ करता था, और जो खराब लगता था ये है उपन्यास है। तो बहरहाल मैंने तारीफ में पत्र लिखा, और अलका जी ने, अलका जी की महानता थी, बड़प्पन था कि उन्होंने मेरे पत्र को, और जब उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो रायपुर से जो प्रमुख समाचार पत्र निकलता था, देशबंधु, उसके प्रधान संपादक ललित सुरजन थे। अलका जी जानती हैं। तो ललित सुरजन जी ने अलका सरावगी की इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार होने के बाद एक सुंदर संपादकीय लिखा, बहुत बड़ा। तो मैंने अलका जी को सूचित किया कि अलका जी, आपको आपकी इस उपन्यास पर और अकादमी पुरस्कार मिलने पर ललित सुरजन ने देशबंधु में एक बहुत सुंदर संपादकीय लिखा है। तो उस ज़माने में तो व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करता था, मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो अलका जी ने कहा कि मुझे उसकी कतरन चाहिए, आप भेज दीजिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसकी कतरन देशबंधु से लेकर मैंने अलका जी को भेज दिया था। और अलका जी से मेरी मुलाकात, मैं सोचता हूँ अभी 3-4
5 वर्षों पहले ही रायपुर में हुई थी। इससे पहले मैं अलका जी से कभी मिल नहीं पाया था। तो जब 4-5 वर्षों पहले जब रायपुर किसी शादी में आई हुई थी, किसी परिवार की शादी में, तो ललित सृजन ने दुर्गा महाविद्यालय में उन पर एक कार्यक्रम रखा था, जहाँ अलका जी से मेरी भेंट हुई और हम दोनों ने एक-दूसरे को जो पत्र लिखते थे, उसे याद भी किया। तो इस तरह से अर्पण कुमार जी रहा और मुझे लगता है कि बहुत उल्लेखनीय लेखिका हैं हिंदी की और जिन्होंने बहुत शिद्दत और गंभीरता के साथ हिंदी उपन्यास को, हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी है, उसमें निसंदेह अलका सरावगी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जी, तो अर्पण बहुत कुमार बहुत जी शुक्रिया आप रमेश कुछ अनुपम जी, बहुत समय निकालने के लिए अच्छा लगा। और अरे नहीं, लगभग अलका जी कई पर तो बोलना था पौधे और आ गए। जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। तो अच्छी चर्चा रही मित्रों। नहीं, आपकी आवाज़ जी, कनेक्शन की कुछ समस्या है, संभवतः जी, इसलिए जी, आवाज कुछ टूट रही है। नमस्कार। और हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों का, सभी लेखकों का हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ लगभग 1 घंटे तक बने रहने के लिए। कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। अलका सरावगी जी पर यह एकाग्र जारी है। एक बार पुनः रमेश अनुपम जी का हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।